रात के वक्त लाल शादी के जोड़े में सजी एक लड़की इस वक्त एक ब्रिज के पास खड़ी खाली आंखों से नीचे बहती नदी को देख रही थी। नदी से ज्यादा पानी इस वक्त उसकी आंखों से बह रहा था। रोने की वजह से आंसुओं के निशान उसके गालों पर बने हुए थे। उसका दुपट्टा नीचे गिरा हुआ था। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। इस वक्त पुल बिल्कुल खाली था। पुल की दीवार के करीब आकर वो लड़की अपने हाथ में पहनी चूड़ियां निकाल कर एक एक कर उन्हें नीचे नदी में फेंकने लगती है। पुल पर उस वक्त छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए उस लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि चूड़ियां नीचे फेंकते हुए मायूसी भरी आवाज़ में बोलती है, तुमने वादा किया था कि तुम जरूर आओगे, लेकिन तुम नहीं आए। तुमने अपना वादा नहीं निभाया। मैं पूरा दिन वहीं बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रही, इस आस में कि तुम जरूर आओगे। सुबह से रात हो गई, लेकिन तुम नहीं आए। ऐसा क्या गलती की थी मैंने जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्या प्यार करने की यही सजा मिलती है? तुम्हारी खातिर मैं अपना परिवार भी छोड़ आई, उनकी नज़रों में गिर गई, लेकिन आज तुमने मुझे बीच राह पर छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बोलते बोलते वो लड़की वहीं दम से रोड पर गिर जाती है। एक आलीशान होटल में बने कमरे के अंदर बेड के चारों तरफ एक लड़का और एक लड़की के कपड़े फैले हुए थे। कमरे में बिल्कुल शांति थी। सिर्फ उन दोनों की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दोनों इस वक्त एक ही कंबल में लिपटे हुए थे। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लड़का अपने कपड़े पहन अपनी कोट की जेब से नोटों की गड्डी निकालकर साइड में रखी टेबल पर रख देता है और अपना कोट पहन वहां से बाहर की तरफ चला जाता है। वहां से वो सीधे शराब काउंटर की तरफ चला आता है और वहां रखी चेयर पर बैठते हुए शराब का ऑर्डर देता है। उसके ठीक सामने में बैठा उसी की उम्र का लड़का बड़े ही गौर से उसे देख रहा था। खुद को देखता पाकर वो लड़का शराब का घूंट भरते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं प्यार व्यार हो गया क्या मुझसे? अगर ऐसा है तो देख, मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ कि आई एम नॉट दिस टफ बॉय। इतना बोल वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है। उसे हंसता पाकर वो दूसरा लड़का उसके कंधे पर मारते हुए उसे घूर कर बोला, छी साले, मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा अगर ऐसी वैसी बातें की तो। मैं तुझे नहीं बल्कि तेरी गर्दन पर लगे लिपस्टिक के निशान को देख रहा हूँ। फॉरेन में रहकर तू बिल्कुल उन्हीं लोगों जैसा हो गया है। सीरियसनेस तो मतलब है ही नहीं तेरी लाइफ में। लोग इतने तो कपड़े भी नहीं बदलते हैं 1 महीने में, जितनी की तू गर्लफ्रेंड बदलता रहता है। यार कभी तो सीरियस हो जा किसी के साथ। यू नो दैट बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हम अगर एक ही चीज पर अटके रहेंगे तो फिर वो चीज हमें बोरिंग लगने लग जाएंगी। इसलिए बदलाव भी तो जरूरी है मेरे भाई। और वैसे भी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी जो आदित्य गुप्ता को बांध सके। पहले वाले लड़के ने फिर से शराब का घूंट भरते हुए कहा, तो क्या तू लाइफ में किसी को लेकर कभी सीरियस नहीं होगा आदित्य? दूसरे ने पूछा। उस लड़के आदित्य ने अपने गिलास में बर्फ डालते हुए सामने से आती लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नेवर। आज तक कोई भी ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं आई है जिसे देखकर मेरा दिल धड़के। उसे देखने के बाद मैं किसी और को देखना भूल जाऊं। बट फर्स्ट थिंग, मैं ऐसा करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल फ्री होकर जीना चाहता हूँ। मैं पार्टी करूँ, रात भर बाहर रहूँ, अपने दोस्तों के साथ रहूँ, मुझे कोई रोकने वाला ना हो। ठहराव सबकी जिंदगी में आता है आदिस। तेरी जिंदगी में भी आएगा और बहुत जल्द आएगा। उस वक्त तू खुद को पूरे तरीके से बदल देगा, वो भी किसी और के लिए। उस लड़के मुकुल ने कहा। ठहराव और आदित्य गुप्ता का कोई मेल नहीं है मुकुल श्रीवास्तव। मैं अपने घर वालों के कहने से नहीं बदला। तुझे क्या लगता है किसी और के लिए बदल जाऊंगा? नेवर। आदित्य ने अपने बालों में से हाथ फिराते हुए कहा। तभी वहां एक लड़की आती है, जो कि आदित्य के चेहरे से अपनी उंगली उसके सीने तक लाते हुए प्यारी सी आवाज में बोलती है, हे हैंडसम, कैन यू डांस विद मी? आदित्य उस लड़की के हाथ को बड़ी नजाकत से चूमते हुए अपनी एक आंख दबाते हुए बोला, आप कोर्स डार्लिंग, वाई नॉट? आदित्य उस लड़की का हाथ पकड़े डांस फ्लोर की तरफ बढ़ गया। उसे जाते देख उसका दोस्त मुकुल अपना सिर झटकते हुए बोला, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये था आदित्य गुप्ता, नोएडा सिटी का सबसे फेमस एडवोकेट। 6 फुट 3 इंच हाइट, गोरा रंग, हल्के लंबे बाल, बिल्कुल फिट बॉडी। सारे गुण होने के बावजूद भी इसमें एक कमी थी, और वो ये थी, ये थोड़ा फ्लर्टी नेचर का था। लाइक ए प्ले बॉय। प्यार मोहब्बत इसे सिर्फ किताबी बातें लगती थी,
इसकी जिंदगी में कई लड़कियां थीं, लेकिन ये किसी के भी साथ सीरियस नहीं था। वो लड़की अब ब्रिज की दीवार पर खड़ी थी। नीचे बहते नदी के गहरे पानी को देख वो नीरसता से बोलती है, तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास भी नहीं जा सकती। मेरे पास अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम पर विश्वास करके, तुम्हें अपना सब कुछ सौंप कर। तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपनी गाड़ी में बैठा आदिश इस वक्त किसी लड़की को चूम रहा था। वो लड़की आदिश की गोद में बैठी हुई थी और उसके हाथ आदिश के बालों में घूम रहे थे। वहीं आदिश के हाथ इस वक्त उस लड़की की कमर पर थे। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। उससे दूर होकर आदिश अपनी शर्ट को ठीक करने लगता है। वो लड़की सीट पर ठीक से बैठ आदिश के गाल को चूमते हुए बोली, कल कितने बजे आओगे यहाँ हैंडसम? आदिश उस लड़की को खुद से दूर करते हुए बोला, सॉरी बेबी, बट हमारा साथ आज रात तक का ही था। अब जल्दी नीचे उतरो, मुझे घर जाने में देर हो रही है। आदिश की बात सुन उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। जल्दी करो यार, आई एम ऑलरेडी टू लेट, आदिश ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। वो लड़की आदिश को घूरते हुए गाड़ी से नीचे उतर जाती है। उसके उतरने के बाद आदिश गाड़ी को स्टार्ट कर वहां से चला जाता है। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन था, जिस पर चल रहे गाने को आदिश ड्राइव करते हुए गुनगुना रहा था। चलते चलते अचानक से आतिश गाड़ी और खुद की आवाज दोनों को ब्रेक लगाता है। उसकी नज़र सामने ब्रिज की दीवार पर खड़ी एक लड़की पर जाती है। उसकी तरफ देखते हुए आतिश खुद से बुदबुदाया, कौन है ये लड़की? ये ब्रिज की दीवार पर क्यों खड़ी है? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं? नहीं, चुड़ैल इस वक्त कहाँ घूमती होंगी? अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं। जाकर देखूं क्या? यही सब सोचते हुए आतिश गाड़ी से उतरकर बाहर आता है। वो धीरे धीरे अपने कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाता है। वो उस लड़की तक पहुंचता उससे पहले ही वो लड़की ब्रिज से कूदने को होती है। ये देख आतिश जोर से चिल्लाया, व्हाट्स अप द हेल, और वो तेजी से उस लड़की की तरफ बढ़ता है। वो लड़की नीचे कूदती उससे पहले ही आतिश उसका हाथ पकड़ उसे नीचे खींच लेता है। अचानक से खींचने की वजह से आतिश लड़खड़ा जाता है और उस लड़की को ले सीधे रोड पर आ गिरता है। गिरते ही उस लड़की का सर सीधे आतिश के सीने से टकराता है। इस वक्त उस लड़की का चेहरा उसके बालों से ढक चुका था। आतिश बिल्कुल शांत लेटा इस वक्त उस लड़की को देख रहा था। उसके हाथ उस लड़की की कमर पर थे। अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए वो लड़की आदिश की तरफ देखती है। आदिश की नज़र जैसे उसके चेहरे पर जाती है तो एक पल को सा भूल उसके चेहरे में ही खोकर रह जाता है। आंखों में चमक भरे वो हल्के से मुस्कुराया, ब्यूटीफुल। तभी उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस होता है, क्योंकि वो लड़की उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और नीचे गिरे आदिश को घूरते हुए बोली, कौन हो तुम? और ये क्या बदतमीजी थी? नीचे गिरा आदिश अपने होश में आता है और उठ खड़े होते हुए बोला, बदतमीजी? यह तुम्हें बदतमीजी लग रही है? मैंने जान बचाई है तुम्हारी। नीचे कूदने वाली थी तुम ब्रिज से। वो तो मैं वक्त पर आ गया, फिर भी तुम उल्टा मुझ पर ही चढ़ रही हो। तो किसने कहा था तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए? मर जाने देते ना मुझे। जिंदा तो मैं वैसे भी नहीं रह पाऊंगी। मर जाती तो कम से कम अपनी गलती का पछतावा तो नहीं होता। बोलते हुए वो लड़की रुआंसा हो गई। आधे से एक नजर ऊपर से नीचे तक उस लड़की को देखते हुए टोन मारने के लहजे में बोला, यही कमी है तुम लड़कियों की। लड़के तुमसे जरा सा प्यार से बात क्या कर लें, जरा सी तुम्हारी केयर क्या कर लें, थोड़ा सा तुम्हारा कहना क्या मान लें, बस फिर तुम लड़कियां अपना सब कुछ उन्हें ही सौंप देती हो और कर देती हो फिर वो गलती जिसके बाद तुम्हारे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता है। कौन था वो लड़की एक गहरी सांस छोड़ते हुए नम आवाज में बोली, अबीर नाम था उसका। पिछले 1 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में थे। बहुत प्यार करता था अबीर मुझसे। आज हम दोनों शादी करने वाले थे कोर्ट में, लेकिन वो आया ही नहीं। कोर्ट के बंद होने तक मैंने वहीं बैठकर उसका इंतजार किया। उसे कई बार फोन किया, लेकिन ना तो वो आया और ना ही उसने मेरा फोन उठाया। उसकी बात सुनने के बाद आदिश ने हाथों की घड़ी बांधे कहा, एक्चुअली ना, गलती सिर्फ उसकी ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी भी है। गलती है किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने की, सब कुछ भूलकर सिर्फ एक इंसान के पीछे आने की। क्या लगता है तुम्हें, मर जाने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोचा है एक बार भी? क्या उस इंसान के पीछे अपने माँ बाप को जिंदगी भर का दुख दोगी? वो तो मैं उन्हें पहले ही दे चुकी हूँ।
अबीर से शादी करने के लिए मैं अपना घर छोड़कर चली आई थी। मैं अपने माँ बाप के लिए मर चुकी हूँ, उस लड़की ने कहा। यह सुन आदिश अपना सिर खुजाते हुए बोला, तो फिर तुम जाओगी कहाँ अब? तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने ही मुझे मरने से बचाया है, वरना मैं तो मरने वाली थी। अब जिंदा हूं तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। उस लड़की ने सीधे सपाट अपनी बात कह दी। उसकी बात सुन आदिश का मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। ब्रिज की दीवार से ट्रेक लगाकर खड़ा आदिश एकटक उस लड़की को देख रहा था। काफी देर की खामोशी के बाद वो नामी गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, मैं कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। प्यार शादी इन सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता। माना कि तुम काफी खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी खूबसूरत चीजें हमेशा हानिकारक होती हैं। मैं बस किसी को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। इससे आगे मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। धोखा तुम्हारे उस सोकोल्ड बॉयफ्रेंड ने दिया है तुम्हें, मैंने नहीं, जो मेरे पीछे पड़ रही हो। मैं किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहता। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खामोशी से आतिश की बात सुनती है। तुम जाओ यहाँ से। मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है, ये मैं खुद से देख लूंगी, उस लड़की ने मायूसी से कहा। आतिश उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है। उसे उस लड़की का उदास चेहरा देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसे कोई मुसीबत में भी नहीं पड़ना था। यह सोच वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठ वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए एक बार फिर उस लड़की की तरफ देखता है। उस लड़की की नजरें एक बार फिर ब्रिज से नीचे नदी की तरफ थीं। उसे देख आदिश खुद से बड़बड़ाया, नहीं, मैं ऐसे किसी लड़की को यूं रोड पर अकेला नहीं छोड़ सकता। एक काम करता हूँ, कुछ दिनों के लिए इसे अपने घर में रख लेता हूँ, ये सही रहेगा। इतना सोच वो गाड़ी से बाहर आता है और उस लड़की के करीब आकर बोलता है, ठीक है, तुम कुछ टाइम के लिए मेरे घर पर रह सकती हो। मेरी बात पर गौर करना, सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही। फिर तुम जानो और तुम्हारा काम। फिलहाल के लिए गाड़ी में आकर बैठ जाओ। इतना बोल आदेश गाड़ी की तरफ वापस बढ़ जाता है। अपनी सीट पर बैठते हुए वो खुद से बोलता है, पता नहीं कौन बेवकूफ होगा जो इतनी सुंदर लड़की का दिल और भरोसा दोनों तोड़कर चला गया। अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड हो ना, तो एक सेकंड भी इसे अकेला ना छोड़ूं। वो लड़की आकर गाड़ी में बैठ जाती है। आदि से एक नज़र उसको देखता है और फिर गाड़ी आगे बढ़ाता है। वो लड़की आदिश की तरफ देख मन ही मन बोलती है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं मरने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन अब मैं कभी दोबारा मरने की कोशिश नहीं करूंगी। इसे तुम मेरा स्वार्थी कह लो, क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई हूँ अपने किसी मतलब के लिए। वजह शायद सही वक्त देखकर मैं तुम्हें बता पाऊँ। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। आदिश ड्राइव करते हुए उसकी तरफ देखता है। तुमने अपना नाम नहीं बताया। अब जब मेरे घर जा ही रही हो तो कम से कम अपना नाम तो बता दो यार। घर जाकर घर वालों से क्या कहूँगा, वरना ये कि मैं घर में लड़की ले आया हूँ और मुझे उसका नाम तक नहीं पता। नायरा, लेकिन तुम अपने घर वालों से कहोगे क्या? उस लड़की ने कहा, यही कि मैंने शादी कर ली, अब बिना शादी के घर में लड़की लेकर जाऊंगा तो मिस्टर प्रेम गुप्ता जी मुझे घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। आतिश ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और फिर सामने देखते हुए बोला, मैं आतिश गुप्ता, नोएडा सिटी। वो आगे बोलता उससे पहले ही नायरा बीच में बोल उठी। आतिश गुप्ता नोएडा सिटी के सबसे फेमस एडवोकेट और एक पिले बॉय। नायरा के मुंह से खुद के लिए पिले बॉय सुन आदिश ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, हूँ मैं पिले बॉय, लेकिन तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड की तरह भगौड़ा तो नहीं हूँ। कोई लड़की अगर मेरे पास आती भी है तो मैं उसे ये शादी के झूठे वादे तो नहीं करता ना। आज तक कभी किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छुआ तक भी नहीं है। आदिश के चेहरे के हाव भाव देख नायरा ने धीरे से कहा, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा मतलब चाहे जो हो, घर पर सबको फेस तो मुझे ही करना होगा ना। दादू दादी तो मान जाएंगे, मॉम का भी ठीक है, लेकिन डैड, उनको कैसे मनाऊंगा? आदिश सोचते हुए बोला। फिर वो नायरा की तरफ हल्का सा पलटता है, डैड को तुम कन्विंस करोगी? अब मुझे नहीं पता कि कैसे करोगी। अगर तुम्हें कुछ दिन मेरे घर रहना है तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। सोच लो। नायरा हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैं कोशिश करूंगी। कुछ देर बाद गाड़ी एक बड़े से बंगलों के बाहर आकर रुकती है। आदिश गाड़ी की स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़े घर के दरवाजे की तरफ देखने लगता है। वो रोज बिना किसी डर के सीधा चला आता था, लेकिन आज उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
अंदर चलें? मैं ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती। नायरा ने आदिश की तरफ देखा तो आदिश उसे घूरते हुए बोला, अच्छा तो तुम ज़्यादा देर भूखी नहीं रह सकती? अभी जो कुछ देर पहले मरने वाली थी वो, तब भूख का ख्याल नहीं आया तुम्हें? तब का तब सोचती मैं, फिलहाल जिंदा हूँ तो खाना तो खाऊंगी ही ना, नायरा ने कहा। आदिश उसे घूरते हुए गाड़ी से बाहर आता है। उसके पीछे नायरा भी बाहर आती है। आदिश सामने देख एक गहरी सांस भरता है और अपने कदम आगे बढ़ाता है। नायरा उसके पीछे आती है। पूरा गुप्ता परिवार इस वक्त डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द मौजूद था। नौकर उनको खाना परोस रहे थे। आदिश के पिता प्रेम जी अपनी हाथ में घड़ी में वक्त देखते हुए अपनी पत्नी हेमा से बोले, आपके साहबजादे कभी परिवार के साथ बैठकर भी खाना खाएंगे? न घर आने का कोई टाइम है और ना ही घर से जाने का। न सोने का कोई टाइम है और ना ही जागने का। पता नहीं ये लड़का एक एडवोकेट कैसे बन गया। अपनी बुद्धि के बल पर वो चाहे लेट उठे या फिर लेट आए, इससे उसकी तेज बुद्धि पर कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेम। भले ही आदि की आदतें थोड़ी खराब है, लेकिन वो लड़का बहुत तेज बुद्धि का है बचपन से। तुम यूं नहीं कह सकते कि वो कैसे एडवोकेट बन गया। दादू आदिश का पक्ष लेते हुए बोले, आप तो यही बोलेंगे, आखिर लाडला पोता जो ठहरा आपका, प्रेम जी ने कहा। तभी हेमा जी ने चौंक कर कहा, आदिश के बोलने पर सभी के चेहरे उसी तरफ घूम जाते हैं। घर के दरवाजे पर खड़े आदिश और उसकी बगल में खड़ी नायरा को देख सब हैरान रह जाते हैं। आदिश के साथ लाल दुल्हन के जोड़े में खड़ी नायरा को देख सब हैरान रह जाते हैं। हेमा जी अपनी जगह से उठकर आदिश की तरफ आती हैं। आदिश की करीब आकर वो नायरा की तरफ देखते हुए बोली, आदि ये लड़की कौन है? मॉम ये नायरा है। मैंने और नायरा ने शादी कर ली है। हमने आज ही कोर्ट मैरिज की है। आदिश ने हेमा जी की तरफ देखते हुए कहा। आदिश की आवाज़ जब प्रेम जी के कानों तक जाती है तो वो गुस्से से अपनी जगह से उठते हुए आदिश की तरफ बढ़ते हुए तेज आवाज़ में बोलते हैं, क्या नाटक है? रात भर घर से बाहर रहते हो लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। जरूरत से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों और आदतों को नज़रअंदाज किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बिना हमारी मर्जी के हमसे पूछे बगैर शादी कर लो। क्या हम लोग कुछ मायने नहीं रखते हैं तुम्हारे लिए? डैड वो, आदिश ने कहना चाहा तो प्रेम जी उसे डांटते हुए बोले, चुप रहो तुम, अब क्या बोलोगे अपनी सफाई में? बाकी सब भी उठकर उसी तरफ चले आते हैं। उनमें दादा दादी, आदिश का बड़ा भाई रमन और उसकी पत्नी सौम्या थे। दादू प्रेम जी को समझाते हुए बोले, प्रेम बेटा, एक बार उसकी बात तो सुन ले। तू ऐसे ही गुस्सा किए जा रहा है उस पर। कुछ कहने या सुनने लायक रह गया है क्या पापा? मैंने जब इससे शादी के लिए पूछा तो इसने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर इसे शादी करनी नहीं है। फिर आज क्या हो गया इसे? काफी देर से खामोश नायरा बिल्कुल शांत आवाज में सबकी तरफ देखते हुए बोली, इन सब में आदिश की कोई गलती नहीं है। इसने शादी मेरे कहने पर की है। ये तो आप लोगों की परमिशन चाहता था, लेकिन मैंने इसे मना कर दिया क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मैं आदिश के अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। आदिश ही मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये आदेश सिर्फ तुमसे ही प्यार करता है? प्रेम जी ने नायरा से पूछा। जी, आदिश सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, नायरा ने पलके झुकाए कहा। प्रेम जी आगे कुछ बोलते उससे पहले ही दादी नायरा की तरफ बढ़ते हुए बोली, अरे छोड़ो ना बेटा, तुम भी क्या वकील बनकर बैठे हो? घर में बहू आई है, यह नहीं कि उसका स्वागत करें, उल्टा तुम तो दोनों से सवाल जवाब कर रहे हो। हेमा बहू, जाओ आरती की थाली लेकर आओ। सौम्या बेटा, तुम आलते की थाली लेकर आओ, दादी ने हेमा जी और सौम्या से कहा। हेमा जी आरती की थाली लेकर आती हैं और दोनों की आरती उतारती हैं। सौम्या आलते की थाली नायरा के पैरों के पास रखते हुए बोली, इसमें पैर रखकर आगे बढ़ो। नायरा आदिश की तरफ देखती है और फिर अपने लहंगे को संभाले आलते की थाली में पैर रखते हुए आगे बढ़ती है। दादी नायरा का चेहरा प्यार से छूते हुए बोली, इतनी सुंदर लड़की तो शायद अगर हम आदि के लिए ढूंढते तो भी हमें नहीं मिलती। आदि ने बहुत सही लड़की चुनी है अपने लिए। नायरा उनकी तरफ हल्का सा मुस्कुरा देती है। दादी प्यार से उसका सिर छूते हुए बोली, बेटा, सब बड़ों का आशीर्वाद लो। नायरा हमें गर्दन हिलाते हुए सभी के पैर छूती है। प्रेम जी के पैर छूने के लिए वो जैसे ही झुकती है
तो वो थोड़ा पीछे होते हुए बोले, लड़कियां पैर नहीं छूती। सदा खुश रहो। भगवान से प्रार्थना करना कि तुम आदिश की जिंदगी की वो आखिरी लड़की हो जिसके बाद वो कभी दूसरी लड़की को ना देखे। इतना बोल प्रेम जी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। आदिश अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसे वहीं खड़ा देख उसके भाई रमन ने कहा, अब तुम्हें क्या इनविटेशन देना होगा अंदर आने के लिए। आदिश सीधा अंदर चला आता है। हेमा जी सौम्या से कहती हैं, सौम्या बेटा नायरा को आदिश के कमरे में लेकर जाओ, उसका खाना मैं वहीं भिजवा दूंगी। सौम्या नायरा को लिए ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। हॉल में अब सिर्फ रमन, आदिश और दादू ही थे। दादू आदिश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, चलो एक काम तो तुमने अच्छा किया, वरना मुझे तो हमेशा तुम्हारी शादी का ही डर लगा रहता था, क्योंकि जैसी तुम्हारी आते हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं था कि तुम कभी शादी करोगे। चलो अच्छा है तुम्हारा घर बसते भी देख लिया, अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। दादू प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, भगवान आपको मेरी भी उम्र दे दे। एक आप ही तो हो मेरा सपोर्ट सिस्टम, ऐसा मत कहिए प्लीज। आदिश ने दादू के हाथ को अपने हाथ में कसते हुए कहा, अच्छा ठीक है नहीं कहूँगा, अब तुम अपने कमरे में जाओ। जय जगन्नाथ, दादू ने उठते हुए कहा। जय जगन्नाथ, आदिश ने कहा और उठकर जैसे ही वहां से जाने लगा तो रमन ने उसे आवाज लगाई, ओए इधर आ। मर गया, आदिश ने अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहा। फिर वो मुड़कर रमन के पास आता है। रमन इधर उधर देखता है और फिर आदिश से पूछता है, सच सच बता, कौन है ये लड़की। झूठ बोलने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। 4 साल बड़ा हूँ तुझसे, तेरी आदतों को काफी अच्छे से जानता हूँ मैं। आदिश की दाल यहाँ नहीं गलने वाली थी तो उसने सच बोलना ही बेहतर समझा। उसकी पूरी बात सुनने के बाद रमन फिकर के भाव से बोला, देख अगर तू उसे यहाँ लेकर आया है तो वो तेरी जिम्मेदारी है, कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। वो लड़की तेरे साथ आने को तैयार हो गई, इसका मतलब जरूर कोई ऐसी बात है या फिर उसकी कोई मजबूरी है जो वो बताना नहीं चाहती। उसने तुझ पर विश्वास किया तो उसका विश्वास मत तोड़ना। भाई आपको क्यों लगता है कि मैं लड़की देखते ही बहक जाता हूँ। आई श्योर भाई, मैं आज तक बिना किसी लड़की की मर्जी के उसके करीब नहीं गया हूँ। आदिश ने रमन को घूरते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, अब जा अपने कमरे में। अगर डैड ने देख लिया तो खाम का गुस्सा करेंगे तुझ पर फिर से। रमन ने आदिश का कंधा सहलाते हुए कहा। आदिश मुंडी हिलाते हुए वहां से चला जाता है। आदिश सीधा अपने कमरे में आता है। नायरा इस वक्त खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। आदिश अंदर आते हुए उसे बोलता है, वहां क्यों खड़ी हो, अब क्या अपने उस चीटर बॉयफ्रेंड को याद कर रही हो। नायरा उसकी तरफ पलटती है, नहीं, बल्कि अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच रही हूँ आज कहाँ मेरी शादी होने वाली थी और कहाँ मैं इस वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में मौजूद हूँ। सच ही कहा है किसी ने कि खुशियों को हमेशा सबसे छुपा कर रखना चाहिए, वरना देर नहीं लगती उन्हें नजर लगने में। नजर इज रियल, बट कुछ लोग चीटर भी होते हैं। हर बार बुरी नजर का ही कसूर नहीं होता। अब तुम आकर प्लीज जहाँ सोना है वहां सो जाओ, क्योंकि मुझे तो बड़ी तेज नींद आ रही है। आदिश ने बोलते हुए वासी ली। उसकी बात सुन नायरा कमरे में मौजूद बेड को देखती है, जो कि काफी बड़ा था। फिर वो एक तरफ लगे सोफा को देखती है, वो भी काफी हद तक बड़ा ही था। दोनों जगह देखने के बाद नायरा आदिश से बोली, तो तुम कहाँ सोना पसंद करोगे, बेड पर या सोफे पर। इस बात पर आतिश उसे घूरते हुए बोला, ओह हेलो, तुम भूल रही हो कि ये कमरा मेरा है और ये घर भी। सोफे पर तुम सोगी समझी। नहीं, मैं सोफे पर नहीं सो सकती, मुझे बेड पर ही सोना है। नायरा ने बेड पर बैठते हुए कहा। मेरे साथ, आदिश तपाक से बोला। तो नायरा ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। मेरा वो मतलब नहीं था, बेड पर सोगी तो वो मेरे साथ ही सोना हुआ ना, क्योंकि मैं सोफे पर बिल्कुल नहीं सोने वाला। आदिश अपनी शर्ट उतार बेड पर गिर जाता है। उसे बिना शर्ट के देख नायरा ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम, कोई अनजान लड़की के सामने यूँ कपड़े उतारता है क्या। बिल्कुल मैं उतार सकता हूँ, मुझे बिना शर्ट के सोने की आदत है, मैं हमेशा ऐसे ही सोता हूँ, चाहे तो घर में किसी से भी पूछ लो। आदिश ने उठकर बैठते हुए कहा। उसके बैठते ही नायरा की नज़र उसके खुले सीने पर जाती है, जहाँ लिपस्टिक का निशान बना हुआ था। उसकी नज़रें खुद पर महसूस करते ही आदिश झट से खुद को दोनों हाथों से कवर करते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो मुझे, घर पर बाप भाई नहीं है क्या। मैं तुम्हें नहीं देख रही,
बल्कि तुम्हारे सीने पर बने लिपस्टिक के निशान को देख रही हूँ। नायरा ने उसे घूरा। ओह, अच्छा तो तुम लिपस्टिक का निशान देख रही हो। कोई बात नहीं, आराम से देखो। मेरे लिए ये सब नॉर्मल है। जब तक हम दोनों यहाँ हैं तब तक तुम्हारे लिए भी होना चाहिए। अब सो जाओ आकर। और हाँ, मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर सोना, क्योंकि मेरा खुद से कंट्रोल जल्दी हट जाता है। आदित्य ने वापस बेड पर लेटते हुए कहा। नायरा बहाना सोकर सोफे की तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों को ही नींद आ जाती है। सुबह आदित्य की नींद फोन की आवाज से खुलती है। वो अधखुली आंखों से फोन की स्क्रीन पर सो रहे नाम को देख फोन कान से लगाते हुए बोला, बोल श्रीवास्तव। उसकी अलसाई सी आवाज सुन फोन पर दूसरी तरफ मुकुल चिल्लाया, साले तू उठा नहीं ना अभी तक? तेरे क्लाइंट तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या घर भेज दूं उन्हें तेरे? हाँ, आ रहा हूँ आधे घंटे में। आदित्य ने इतना कहकर फोन काट दिया। फिर वो उठकर हथेलियां मसलते हुए चेहरे पर फिराता है। अपनी गर्दन को इधर उधर करते वक्त उसकी नज़र सामने सोफे पर सोई नायरा पर जाती है, जो कि सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देख आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। लड़की है तो बहुत खूबसूरत वाकई में। वो एकटक प्यार से सोती हुई नायरा को निहारने लगता है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। आतिश उठकर दरवाजा खोलता है। सामने सौम्या खड़ी थी, हाथों में साड़ी लिए। आतिश बिना शर्ट पहने ही दरवाजा खोलने आ गया तो उसके सीने पर बने लिपस्टिक के निशान को देखकर सौम्या हल्का सा मुस्कुराती है और फिर उससे कहती है, आदि, नायरा उठ गई क्या? नहीं, अभी नहीं उठी। कुछ काम था आपको? आदित्य ने कहा। हाँ, वो ये साड़ी देनी थी उसे। अब उसके पास कपड़े थोड़ी हैं उसके, इसलिए मैं अपनी साड़ी देने आई थी उसे पहनने के लिए। बाद में तुम उसके लिए कपड़े ले आना, जो भी वो पहनना चाहे। सौम्या ने आदित्य को साड़ी पकड़ाते हुए कहा। साड़ी लेकर आदित्य जैसे ही पलटने को हुआ तभी सौम्या ने उसे रोका। आदि, अब तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हें यूं दरवाजा खोलने से पहले कपड़े पहन लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। आदि समझी के भाव से उसकी तरफ देखकर कुछ पूछता, उससे पहले ही वो वहां से जा चुकी थी। आदिस अपनी बहुएं उचकाते हुए दरवाजा बंद कर देता है और साड़ी को बेड पर रख बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथरूम में जैसे ही वो मिरर के सामने आता है तो उसे सारी बात पता चल जाती है। अपने सीने पर बने लिपस्टिक के निशान को देख वो अपना सिर पीट लेता है। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आता है और गुनगुनाते हुए मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगता है। परफ्यूम लगाकर वो जैसे ही पीछे पलटता है तो पाता है कि नायरा उठ चुकी थी। उसे उठा देख आदिश बेड से अपना कोट उठाते हुए बोलता है, भाभी तुम्हारे लिए साड़ी रख कर गई हैं पहनने के लिए, नहाकर उसे पहन लेना। मैं कोर्ट जा रहा हूँ। घर में कोई तुमसे अगर कुछ पूछे तो सोच समझ कर जवाब देना, वरना तुम खुद के साथ मुझे भी इस घर से बाहर करवाओगी। नायरा हाँ में गर्दन हिला देती है। इस वक्त आदिश कोर्ट रूम में अपने बने चैम्बर में था। उसके सामने मुकुल बैठा हुआ था, परेशान सा। उसे परेशान देख आदिश ने कहा, क्या हुआ? ऐसी शकल क्यों बनाकर बैठा है? थोड़ी देर पहले तक तो मुझे लेक्चर दे रहा था फोन पर, अब क्या हुआ? क्लाइंट बिना पैसे दिए ही भाग गए क्या? वो बात नहीं है यार, एक कपल आया था डिवोर्स के लिए, बस उसी के लिए बुरा लग रहा है। मुकुल ने कहा। बुरा लग रहा है, लेकिन क्यों? भाई, यही तो तेरा काम है। अब तुझे इसमें भी बुरा लगने लगेगा तो फिर तेरा घर कैसे बसेगा? आदिश ने पेपर वेट घुमाते हुए कहा। मुकुल मायूसी से बोला, उन दोनों के लिए नहीं, बल्कि उस छोटे से बच्चे के लिए बुरा लग रहा है। उसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन उसके माँ बाप के एक फैसले से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। वो दोनों में से किसी के पास भी रहे, दूसरे का प्यार तो उसे नहीं मिल पाएगा ना। बात तो सही है तेरी, लेकिन इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उन दोनों का फैसला है। अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में उन्हें सोचना चाहिए। अगर उन्हें आगे चलकर यूं तलाक ही लेना होता है तो फिर बच्चा पैदा ही क्यों करते हैं? तभी तो मैं इन प्यार शादी जैसे रिश्तों से दूर रहता हूँ। आदिश ने मुकुल की तरफ देखा। हर जगह ऐसा नहीं होता और हर कोई ऐसा नहीं होता। मैं बिल्कुल लॉयल हूँ अपनी वेदांशी के लिए। चाहे जैसी भी प्रॉब्लम आए फ्यूचर में, मैं कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुकुल ने पूरे विश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुन आदिश अपना सिर खुजाते धीरे से बड़बड़ाया, इन सबके बीच मैं अपने घर में बैठी मुसीबत को कैसे भूल गया? मुकुल से बात करता हूँ, उसके पास मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मुकुल,
चल कैंटीन चलते हैं, तो उससे कोई ज़रूरी बात करनी है मुझे, आदेश ने मुकुल की बाँह पकड़ते हुए कहा। ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी है? कहीं कोई लड़की प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है तेरी वजह से और उसने तुझ पर केस कर दिया हो? देख, ऐसा है तो इसमें मैं तेरी कोई भी मदद नहीं करने वाला। मुकुल ने कंधे झटक दिए। आदेश ने उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, चुपचाप चल आगे, वरना शादी से पहले मैं तेरा तलाक करवा दूंगा। नायरा तैयार होकर कमरे में ही बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहाँ हेमा जी आती हैं। उन्हें देख नायरा अपनी जगह से उठ खड़ी हो जाती है। हेमा जी नायरा के पास आकर प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है? तुम नाश्ता करने भी नहीं आई नीचे? अगर कोई बात है तो बोलो बेटा। कुछ देर की खामोशी के बाद नायरा बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो बस मैं समझ गई तुम्हारी परेशानी का कारण। तुम आदिश के डैड की वजह से परेशान हो ना। देखो बेटा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो बस आदि से थोड़ा गुस्सा है। देखो, हर माँ बाप के अरमान होते हैं अपने बच्चों की शादी को लेकर। आदि का यूं अचानक से तुमसे शादी करके घर ले आना उन्हें बुरा लगा। उन्होंने पूछा था आदि से कि कोई लड़की पसंद है क्या, लेकिन उसने साफ मना कर दिया, यह कहकर कि उसे शादी करनी ही नहीं। और फिर कल उसने, खैर ये सब छोड़ो तुम। वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज या गुस्सा नहीं है, बल्कि उन्होंने सुबह खुद मुझसे कहा कि नायरा नाश्ते के लिए नीचे क्यों नहीं आई। तुम इन सब के बारे में ज़्यादा मत सोचो और आओ चलकर नाश्ता कर लो, हेमा जी ने नायरा को प्यार से समझाते हुए कहा। नायरा हल्का सा मुस्कुरा देती है और उनके साथ चली आती है। वो जैसे नीचे आती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे कोई उसकी साड़ी के पल्लू को खींच रहा है। तो वो पलटकर देखती है। पीछे एक 4 साल का बच्चा खड़ा था, जो कि नायरा की तरफ देख मुस्कुरा रहा था। उसे देख नायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो नीचे बैठ उसे प्यार से बोली, क्या नाम है आपका? लव। बड़ा ही शैतान है ये, बिल्कुल अपने चाचू की तरह। सामने से आती सौम्या ने मुस्कुराकर कहा। बहुत क्यूट है, नायरा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। क्यूट कैसे नहीं होगा, सारी आदतें तो अपने चाचू की हैं इसके अंदर। आदि का लाडला है ये। कई बार तो पूरा पूरा दिन ये उसके साथ रहता है, उसके कमरे में। सौम्या ने लब की तरफ देखकर कहा। भाई छोटा सा लब नायरा की तरफ उंगली करते हुए तुतलाती जुबान में पूछता है, मम्मा ये कौन है? ये तुम्हारी चाची है बेटा। जैसे तुम्हारे आदि चाचू है ना, वैसे ये तुम्हारी नायरा चाची है। सौम्या ने नायरा की तरफ देखकर कहा। चाची, मुस्कुराते हुए लब नायरा के पैरों से चिपक जाता है। नायरा प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फिराती है। इस वक्त वो एक कनकई एहसास से गुजरी। कैंटीन के अंदर आदिश के सामने बैठे मुकुल के चेहरे पर इस वक्त गंभीर भाव थे। आदिश की पूरी बात सुनने के बाद वो उस पर चिल्लाया, गधे हो क्या तुम? साले, थोड़ी सी भी बुद्धि नहीं है क्या तेरे अंदर? ऐसे कैसे तो किसी को भी अपने घर लेकर आ सकता है? रात को तुझे ब्रिज पर कोई लड़की मिलती है और तू उसे अपने घर ले आता है। वाह वाह बेटा वाह। मतलब तुझे सिर्फ लड़की से मतलब है, वो कौन है क्या है इस बात से तुझे कोई लेना देना नहीं है। भाई तू जिस फील्ड में है ना, उसमें दुश्मन होना आम बात है। क्या पता वो लड़की कोई दुश्मन हो तेरी, या फिर तेरे किसी दुश्मन ने उसे मोहरा बनाकर भेजा हो। आदित्य सोचते हुए बोला, दुश्मन तो होंगे बहुत से, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि सामने एक खूबसूरत लड़की थी, कोई मर्द नहीं। वरना देख तेरा दिमाग कैसे कंप्यूटर से भी तेज चलता। मुकुल ने उसे घूरते हुए कहा और फिर उसकी तरफ देखा। मुझे मिलना है उस लड़की से, तो चल फिर, देर किस बात की है? वो थोड़े दिन बाद जाने को कह रही थी। अगर आज ही निकल जाए तो क्या ही बात है, आदित्य ने उड़ते हुए कहा। फिर दोनों वहां से बाहर की तरफ चले जाते हैं। एक आलीशान घर के अंदर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। घर में कुल 3 लोग थे, जो कि इस वक्त चेहरे पर गंभीरता लिए खड़े थे। सोफे पर बैठे एक 45-50 के आसपास का आदमी अचानक से अपनी जगह से उठता है और चेहरे पर नफरत और गुस्से लिए भाव से बोलते हैं, हमारी परवरिश और संस्कारों का ये सिला दिया उसने। क्या कमी रखी थी हमने उसके पालन पोषण में? उसे हमेशा अपनी पलकों पर बिठाकर रखा। उसी का नतीजा है कि आज उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया, वो भी उस घटिया इंसान के लिए। उनके सामने खड़ी औरत की आंखों में सिर्फ आंसू थे। वहीं उनके बगल में खड़ा एक 26-27 साल का लड़का गंभीर लहजे में बोला, शांत हो जाइए पापा। हमें नायरा की इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा होने की बजाय
उसे ढूंढना चाहिए। बचपना कर रही है वो, लेकिन अगर हम उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। अभी भी देर नहीं हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है उसे ढूंढने की। नायरा ने हमेशा मेरा प्यार ही देखा है, लेकिन अब वो मेरी नफ़रत देखेगी। उसके बारे में पता लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद वो मर गई मेरे लिए। आज से मेरी कोई बेटी नहीं है। मुझे इसे घर में दोबारा ना उसका नाम सुनना है और ना ही उसका जिक्र। ये बात आप दोनों अपने जहन में अच्छे से बैठा लेना। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा और वहां से उठकर चले गए। उनके जाने के बाद वो औरत रोते हुए वहीं धम से बैठ जाती है। उनके पास खड़ा लड़का नीचे बैठ उन्हें संभालते हुए बोला, अपने आप को संभालिए माँ। कैसे संभालूं खुद को अबे, कैसे? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ माँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि नायरा कहाँ है इस वक्त। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है आखिर? अभय ने परेशान होकर कहा, पता नहीं नायरा ने क्या सोचकर इतना बड़ा कदम उठाया। एक बार बात तो करती इस बारे में किसी से। उस औरत ने रोते हुए कहा। अभय उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, चुप हो जाइए माँ। नायरा मिल जाएगी, मैं ढूंढूंगा उसे। नायरा इस वक्त हॉल में हेमा जी, दादी और सौम्या के बीच बैठी हुई थी। हेमा जी नायरा की तरफ देखते हुए उससे पूछती हैं, बेटा और कौन है तुम्हारी फैमिली में? उनका सवाल सुन नायरा ने बिना किसी भाव के कहा, जी वो मम्मा पापा और एक बड़ा भाई है। अच्छा, आदि ने पहले बताया नहीं तुम्हारे बारे में कभी, वरना हम खुद तुम्हारे घर रिश्ता लेकर चले जाते। वैसे क्या तुम्हारे माँ बाप को पता है तुम्हारी शादी के बारे में? दादी ने नायरा की तरफ देखा। जी नहीं, वो मेरी शादी के खिलाफ थे। नायरा ने हल्की सी गर्दन झुकाकर कहा। उसकी झुकी गर्दन देख सौम्या ने कहा, क्यों, क्या कमी है हमारे आदि में? हैंडसम है, इस शहर का सबसे फेमस एडवोकेट है। कोई गली का गुंडा थोड़ी है हमारा आदि जो उन्हें पसंद नहीं आया। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है सौम्या। हमारे आदमी में कोई कमी नहीं है, लेकिन शायद उनकी नज़रें उसे ठीक से परख नहीं पाई। हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। हमारे घर में इतनी सुंदर बहू आ गई, वो काफ़ी है हमारे लिए। अब ये हमारे आदि को सुधार देगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने नायरा? हेमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो नायरा भी उनकी तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में वहाँ आदिश और मुकुल आते हैं। आदिश को देख दादी उसे छेड़ते हुए बोली, तो वकील साहब का मन नहीं लगा आज कोर्ट में? तभी तो रात को आने वाले शहजादे आज दोपहर में ही चले आए। ऐसा कुछ नहीं है दादी, वो बस मुकुल को नायरा से मिलना था, तो मैं उसे लेकर चला आया। आदिश ने दादी के पास बैठी नायरा की तरफ देखकर कहा। हाँ तो मिलवाओ ना मुकुल से इसे, हमने कौन सा मना किया है? दादी ने फिर से आदिश की टांग खींच दी। आदिश उनकी बातों को अनदेखा करते हुए नायरा से बोला, नायरा क्या तुम कुछ देर के लिए ऊपर कमरे में चलोगी? नायरा उठकर उन दोनों के पीछे चल पड़ती है। कमरे में आते ही आतिश दरवाजा बंद कर देता है और नायरा की तरफ पलटता है। तो बताओ किसने भेजा है तुम्हें? क्या? नायरा ने हैरानी से कहा। क्या से क्या मतलब है तुम्हारा? जो उसने पूछा है उसका जवाब दो। बताओ हमें कि तुम्हें किसने भेजा है। मुकुल ने शक भरी नजरों से नायरा को देखते हुए कहा। नायरा उन दोनों के इस सवाल से परेशान होकर बोली, तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? कुछ समझ आ रहा है, या फिर सब कुछ जानकर भी तुम अनजान बनने का नाटक कर रही हो? मुकुल ने हल्की तेज आवाज में कहा। नायरा डरकर हल्का सा पीछे होते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैंने आदिश को जो कुछ भी बताया वो सब सच था। मैं बस कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आदिश नायरा की तरफ देखने लगता है। वो उसके हाव भाव नोट कर रहा था। नायरा ने बोलते वक्त एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। मुकुल नायरा की तरफ बढ़ते हुए बोला, कैसे यकीन करें तुम्हारी बात का? क्या कोई प्रूफ है तुम्हारे पास इस बात का? आप लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर पूछ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, नायरा ने बिना किसी डर के कहा। मुकुल इससे आगे कुछ पूछता उससे पहले ही आदेश बीच में बोला, मुकुल ये झूठ नहीं बोल रही है। एक वकील होने के नाते सच और झूठ में फर्क मैं काफी अच्छे से कर सकता हूँ। एक वकील से झूठ बोलना इतना भी आसान नहीं है। मुकुल आदेश की तरफ देखता है। मैं बस तेरा भला चाहता हूँ, बस इसलिए ये सब किया। अगर तुझे लगता है कि ये लड़की सही है तो जरूर ये सही ही होगी। सॉरी फॉर दिस, मुकुल ने नायरा से कहा और वहां से बाहर चला आया। रात के खाने के समय सबके बीच बैठी नायरा
प्लेट में सिर्फ चम्मच घुमा रही थी। प्रेम जी की नज़र जब उस पर जाती है तो वो अपना गला साफ करते हुए बोले, अगर उसकी राह में तुम अब तक खाना नहीं खा रही हो तो मेरी सलाह से खाना खा लो, क्योंकि आदि हम सबके साथ बैठकर रात का खाना कम ही खाता है। पहली बात तो वो रात के 1-2 बजे से पहले घर नहीं आता है। बोलते हुए प्रेम जी ने एक नज़र हेमा जी को देखा, जिन्होंने उनके देखते ही पलकें झुका ली। प्रेम जी एक बार फिर नायरा की तरफ देखते हैं। खाना खा लो, उसके इंतजार में चाहे सारी रात भूखी ही बैठी रहना, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस कर प्रेम बेटा, यूं बहू के सामने अपने ही बेटे की बुराई कर रहे हो, क्या सोचेगी वो? दादी ने कहा, यही कि उसका पति उससे शादी करके उसे इस घर में तो ले आया है, लेकिन उसके पास उसके लिए कोई वक्त नहीं है। प्रेम जी ने कठोरता से कहा। नायरा सबकी तरफ देखती है। उसके खाना ना खाने की वजह कुछ और ही थी, लेकिन अब वो सबके सामने मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सबके बीच आकर बैठ गई, जबकि उसका खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सारा दोस्त आदिश पर लगाते देख वो धीरे से बोली, वो मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैं नहीं खा रही। मैं आदिश का इंतजार सच में नहीं कर रही थी। नायरा को आदिश की तरफ बोलते देख प्रेम जी अपने पापा की तरफ देखकर बोले, देखा पापा आपने, इस बच्ची को उसकी फिक्र है, लेकिन उस नालायक को नहीं है इसकी फिक्र। बेटा तुम जितना मन उतना खाकर आराम से सो जाओ, आने दो से, आज उसकी खबर नहीं। प्रेम जी ने चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा। आदिश इस वक्त एक बार में था। उसके सामने मुकुल बैठा हुआ था। बियर का घूंट भरते हुए वो आदिश से बोलता है, यार तूने अपने घर वालों के सामने झूठी शादी बताकर उसे घर में तो रख लिया, मगर सोच, अगर वो किसी दिन तेरे घर से चली जाएगी तब क्या कहेगा सबसे, खासकर अपने डैड से। उन्हें जब ये सब पता चलेगा तो वो तुझे घर से उठाकर बाहर फेंक देंगे, वो भी तेरे बोरिया बिस्तर के साथ। आदिश गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, तब का तब सोचेंगे, तब का अभी सोचकर मूड ऑफ क्यों करना। वैसे भी परमानेंट तो मैं उसे अपने घर और जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ। उसने कुछ दिन का वक्त मांगा है ताकि वो अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढ सके। घर मिलते ही तो उसे जाना ही होगा ना। हाँ बात तो सही है तेरी। मुकुल ने अपना सिर हिलाया। एक लड़की चलकर आदित्य के पास आती है और उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए मदोसी भरी आवाज में बोलती है, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसका हाथ फिसलते होते आदित्य के शर्ट के अंदर दिखते खुले सीने पर आ रुकता है। आदित्य उस लड़की की कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब करते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, ख्याल तो बड़े नेक है तुम्हारे बारे में। इन कमबख्त ये दिल गुस्ताखी करना चाहता है तो करने दो ना इस दिल को गुस्ताखी। उस लड़की का चेहरा आदित्य के चेहरे के बहुत करीब था। रात के 1 बज रहे थे। प्रेम जी इस वक्त घर के हॉल में सोफे पर बैठे, चेहरे पर गुस्सा और गंभीरता लिए कभी घड़ी तो कभी दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उनके पास ही हेमा जी बैठी हुई थी, चेहरे पर परेशानी के भाव लिए। थोड़ी देर में गाड़ी की आवाज़ आती है और गुनगुनाते हुए आदिश अंदर की तरफ आता है। उसका गुनगुनाना और कदम उस वक्त थम जाते हैं जब उसकी नज़र हॉल में बैठे प्रेम जी पर जाती है। वो इस वक्त गुस्से से आदिश की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें देख आदिश अपना सिर झुका लेता है और मरे हुए कदमों से आगे बढ़ने लगता है। तभी प्रेम जी की रौबदार आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, यहाँ आओ। आदिश के कदम थम गए और वो आंखों को मीचते हुए पीछे की तरफ पलटा। शर्म वरम बाकी है कि कहीं तुम में थोड़ी सी भी? यह कोई वक्त है घर आने का? क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी पत्नी को लेकर? कैसा लगेगा उसे ये जानकर कि उसका पति आधी रात को घर आता है? जब तुम्हें यह सभी करना था तो फिर शादी क्यों की? क्यों किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद की? एक तो घर में बिना किसी को बताए शादी कर लेते हो, ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें हैं। पता भी है तुम्हें, नायरा ने आज ठीक से खाना भी खाया। तुम्हारी हरकतें देख कौन कहेगा कि तुम एक वकील हो? वो बच्ची तुम्हारी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ आई, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उसके लिए? आज के बाद तो मुझे रात को सबके साथ खाने के वक्त दिखने चाहिए, समझे? प्रेम जी ने तेज आवाज के साथ कहा। आदित्य एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। वो कमरे के पास आकर गुस्से से दरवाजे को लात मारकर खोलता है और अंदर आकर अपने कोट को जोर से जमीन पर पटक देता है। इस बीच उसकी नज़र सुकून से सोई नायरा पर जाती है, जिसे देख उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तो वो जबड़ा भींचते हुए गुस्से में बड़बड़ाता है,
कितने आराम से सो रही है। मुझे चार बातें सुनवाकर। काहे की पत्नी? किसकी पत्नी? मैं क्यों बदलूं खुद को इसके लिए? मैं तो इसे ठीक से जानता तक भी नहीं हूँ। ये कल की आई मुसीबत मुझे पार्टी करने से रोकेगी। नो बे, सोने तो अब मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा बेबी। आदिश चलकर नायरा के करीब आता है और जोर से उसका कंधा हिलाते हुए बोला, उठो। क्या महीने से सोई नहीं हो क्या, जो ऐसे घोड़े बेचकर सो रही हो? उठो चुपचाप। उसके कंधा हिलाने से नायरा की नींद टूट जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है। सामने आदिश को देख वह समझी के भाव से बोली, क्या हुआ? तुम सोई नहीं अब तक? मुझे लगता है कि चार बातें सुनने के बाद मुझे अब नींद आएगी। एक तो मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मेरे ही परिवार को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। चाहती क्या हो आखिर तुम? थोड़े दिन की मेहमान हो इस घर में तो मेहमान बनकर रहो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। आदित्य ने अपना चेहरा नायरा के चेहरे के करीब लाकर गुस्से से कहा। नायरा उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बीवी बनने का। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा है। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने अभी नीचे सुना है। क्या नाटक था वो खाना नहीं खाने का? साबित क्या करना चाहती थी तुम? आदित्य ने नायरा के करीब आते हुए कहा। आदित्य के अंदर से आती शराब की महक नायरा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका जी मिचलाने लगा था शराब की बदबू से। तो वो थोड़ा पीछे होते हुए बोली, मुझे कुछ साबित नहीं करना है और ना ही मैं करना चाहती हूँ। मेरा मन नहीं था खाना खाने का, इसलिए मैंने नहीं खाया। अब मैंने तो नहीं कहा था ना सबसे कि वो मेरी इस बात का कुछ और ही मतलब निकालें। तुमने मुझे अपने घर में जगह दी उसके लिए थैंक यू, लेकिन इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम यूं मेरे साथ बदतमीजी से बात करो। सबसे पहले तो तुम दूर रहो मुझसे। तुम्हारे अंदर से आती शराब की स्मेल इरिटेट कर रही है। अच्छा, अब तुम्हें शराब की स्मेल भी इरिटेट कर रही है? नहीं रहूंगा दूर मैं तुमसे। क्या कर लोगी? आदित्य ने जानबूझकर नायरा के बिल्कुल करीब आते हुए कहा। नायरा को शराब की स्मेल से उल्टी जैसा होता है और वो आदित्य को जोर से पीछे धक्का मारते हुए वहां से बाथरूम की तरफ भागती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।